1968 मेक्सिको सिटी का खचाखच भरा ओलंपिक स्टेडियम। सोचिए, वहां की ऊंचाई इतनी है कि हवा एकदम पतली हो चुकी है। फेफड़े बस ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, वो एक अलग ही माहौल था। हाँ, और दबाव इतना है कि मैदान पर खड़ी भारतीय हॉकी टीम को हर पल बस ये एहसास हो रहा है कि देश में स्वर्ण पदक से कम कुछ भी एक विफलता मानी जाएगी। सही बात है। और उस तनावपूर्ण दांव-पेच से भरे माहौल में एक खिलाड़ी जब अपनी पीठ पीछे के उस ब्लाइंड स्पॉट को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका बचाव करने वाला कोई सामान्य साथी खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो उसका अपना सगा भाई है। ये वास्तव में मतलब खेल इतिहास के सबसे तनावपूर्ण और सम्मोहक दृश्यों में से एक है ना? हाँ, अक्सर हम खिलाड़ियों को सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स के चश्मे से देखते हैं, लेकिन मेक्सिको सिटी की वो स्थिति मानवीय शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति का एक चरम परीक्षण थी। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक ऐसी खबर पर केंद्रित हैं जो 24 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ के जीरकपुर से आए हैं। 84 वर्ष की आयु में भारतीय हॉकी के दिग्गज गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का निधन हो गया है। जी, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, लेकिन हमारा आज का ये गहन विश्लेषण किसी शोक संदेश को पढ़ने के बारे में नहीं है। हाँ, वो तो है। मेरा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे एक व्यक्ति भारतीय खेल इतिहास के एक पूरे युग और उसके संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब मैदान पर एक खिलाड़ी के रूप में और बाद में उस पूरे इकोसिस्टम के एक निर्माता के रूप में। और ये समझना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के स्रोतों के माध्यम से हम केवल एक व्यक्ति की जीवनी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। सही बात है। यहाँ हम 60 के दशक के उत्तरार्ध और 70 के दशक की शुरुआत के उस दौर का विश्लेषण कर रहे हैं जब भारतीय हॉकी विश्व स्तर पर एक बड़े बदलाव का सामना कर रही थी। वो एक ट्रांजिशन का समय था। 1968 के उस मेक्सिको सिटी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने से अब भारतीय हॉकी के इतिहास में स्वर्ण पदकों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि कोई सोच सकता है कि कांस्य पदक शायद उतना महत्व नहीं रखता। लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम उस दौर की परिस्थितियों को देखें तो ये एक असाधारण उपलब्धि थी। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उस भौगोलिक ऊंचाई पर शरीर का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। मतलब एल्टीट्यूड का असर। हाँ, समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर होने के कारण वहां हवा बहुत पतली थी, जिसका अर्थ है कि लाल रक्त कोशिकाओं को मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। उफ, वो तो बहुत थका देने वाला रहा होगा। बहुत ज्यादा। उस थका देने वाले मामूल में जहां खिलाड़ी शारीरिक रूप से टूट रहे थे, पोडियम तक पहुंचना तकनीकी कौशल से कहीं ज्यादा भयंकर मानसिक दृढ़ता का प्रमाण था। और गुरबख्श सिंह उस डिफेंसिव लाइनअप की एक बहुत ही अहम धुरी थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, गुरबख्श सिंह उस ओलंपिक में अकेले नहीं थे। जी हाँ, बलबीर सिंह ग्रेवाल। बिल्कुल, उन्होंने अपने सगे भाई बलबीर सिंह ग्रेवाल के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत बड़ी बात है ये। जब हम खेल मनोविज्ञान की बात करते हैं तो ये मुझे एक क्लोज्ड लूप कम्युनिकेशन सिस्टम या एक तरह की साझा मसल मेमोरी की याद दिलाता है। हाँ, वो जो आपसी समझ होती है ना? मतलब जब दो लोग एक ही आंगन में पले बढ़े हों, वर्षों तक एक ही धूल भरे मैदान में अभ्यास किया हो, तो मैदान पर उनकी पेरिफेरल विजन इस तरह काम करती है कि उन्हें एक दूसरे की चाल समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। एक भाई दूसरी दिशा में देख रहा है, फिर भी उसे पता है कि दूसरा भाई गेंद को कहां पास करने वाला है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषणात्मक नजरिया है आपका। ओलंपिक के स्तर पर एक साथ खेलने वाले भाई बहनों का समूह बहुत ही दुर्लभ और एलीट होता है। मतलब ऐसे उदाहरण बहुत कम है। बहुत कम। पूरे विश्व खेल इतिहास में एक ही समय में राष्ट्रीय टीम में, और वो भी सीधे ओलंपिक में जगह बनाने वाले सगे भाइयों के उदाहरण उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। उंगलियों पर, वाह। लेकिन मेरी एक उलझन है। जी बताइए। क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स का कमाल था या इसके पीछे उस समय की कोई विशिष्ट प्रणाली काम कर रही थी? ये एक आम धारणा है कि ये सिर्फ जेनेटिक्स है, लेकिन असलियत उस दौर के सामाजिक ढांचे में छिपी है। वो कैसे? अच्छा, आज की तरह तब हाईटेक स्पोर्ट्स अकेडमियां या टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम नहीं होते थे। हाँ, तब तो बस मैदान होते थे। बिल्कुल। खेल संस्कृति एक विरासत की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होती थी। वो घरेलू माहौल, वो अनकही टेलीपैथी जिसका आपने जिक्र किया, हाँ। वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में टीम के लिए एक अभेद्य सामरिक हथियार बन जाती थी। ये एक बहुत ही मजबूत नींव थी। लेकिन हर खिलाड़ी के जीवन में वो दिन आता है जब उसे अपनी जर्सी उतारनी पड़ती है
और स्टेडियम की लाइटें बुझ जाती हैं। ओ, ये हर एथलीट की सच्चाई है। और मेरे विचार से उनकी कहानी का सबसे गहरा और प्रभाव डालने वाला अध्याय यहीं से शुरू होता है। उनका दूसरा करियर? हाँ, जब वो रिटायरमेंट के बाद पश्चिमी रेलवे में खेल अधिकारी बने। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या मतलब है से आपका क्या आशय है? ओके। मेरा मतलब है, एक रेलवे की नौकरी का राष्ट्रीय स्तर पर खेल टीम बनाने से क्या संबंध है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हमें उस समय के भारत के आर्थिक परिदृश्य को समझना होगा। आज खेलों में करोड़ों की स्पॉन्सरशिप्स हैं, विज्ञापन है, फ्रेंचाइजी लीग्स हैं। हाँ, अब तो बहुत पैसा है। लेकिन उस दौर में एक एथलीट सिर्फ अपने खेल के जुनून के बल पर अपना घर नहीं चला सकता था। ये तो है। रेलवे, पुलिस या सेना जैसी सरकारी संस्थाओं ने उस समय भारत के वास्तविक खेल मंत्रालय के रूप में काम किया। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक तरह का समानांतर ढांचा खड़ा किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने खेलों को जीवित रखने के लिए वो संस्थागत समर्थन दिया जिसकी सख्त जरूरत थी। मतलब एक तरह की आर्थिक सुरक्षा। जी, उन्होंने खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा दी, उन्हें नौकरियां दी, ताकि वे बिना इस चिंता के खेल सकें कि शाम को उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ये बहुत जरूरी था उस समय। सोचिए, एक खिलाड़ी सुबह दफ्तर में अपनी ड्यूटी करता था और शाम को रेलवे की टीम के लिए राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट खेलता था। और यहीं पर मेरे नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या बात है? स्रोतों के अनुसार पश्चिमी रेलवे में अपनी भूमिका के दौरान गुरबख्श सिंह ने राजस्थान से प्रतिभाओं की खोज की और उन्हें रेलवे की हॉकी टीमों में शामिल किया। हाँ, ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। जब हम भारतीय हॉकी के पारंपरिक गढ़ों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में स्वाभाविक रूप से पंजाब, उड़ीसा या कोडावा क्षेत्र का नाम आता है। बिल्कुल, कूर्ग वगैरह। हाँ, राजस्थान, जो कि एक रेगिस्तानी राज्य है, हॉकी के लिए कभी भी रडार पर नहीं रहा। कोई स्पोर्ट्स अधिकारी उन अनजान इलाकों में टैलेंट खोजने क्यों जाएगा? यहीं पर एक साधारण अधिकारी और एक दूरदर्शी टैलेंट स्काउट के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। मतलब उनका नजरिया अलग था। बिल्कुल अलग था। एक बेहतरीन स्काउट वो नहीं है जो वहां से खिलाड़ी चुने जहां हर कोई देख रहा हो। गुरबख्श सिंह ने यह महसूस किया कि हॉकी के पारंपरिक गढ़ों के बाहर छोटे शहरों और धूल भरे मैदानों में भी अद्भुत कच्ची प्रतिभा मौजूद है। रॉ टैलेंट। हाँ, समस्या टैलेंट की कमी नहीं थी, बल्कि ये थी कि उन अनजान खिलाड़ियों के पास राष्ट्रीय सर्किट तक पहुंचने का कोई रास्ता, कोई पुल नहीं था। लेकिन उन्होंने इस लाल फीताशाही को पार कैसे किया? ये बहुत मुश्किल काम था। मेरा मतलब है, रेलवे जैसे बड़े सरकारी विभाग में किसी अनजान गांव के लड़के को नौकरी दिलाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। इसका मैकेनिज्म क्या था? यही सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। इसके लिए उन्हें न केवल दूर दराज के छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में खुद जाकर खिलाड़ियों के खेल का सूक्ष्म विश्लेषण करना पड़ा, बल्कि वापस आकर रेलवे के प्रशासनिक दफ्तरों में उन युवा लड़कों की वकालत भी करनी पड़ी। वाह, जन होता है। हाँ, उनकी बात तो कोई नहीं टालेगा। बिल्कुल। उन्होंने इस संस्था का ढांचे का इस्तेमाल करके एक पूरा पाइपलाइन तैयार किया। ये वाकई अद्भुत है। जब आप किसी खिलाड़ी को रेलवे की टीम में लाते हैं तो आप सिर्फ उसे खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप उसे एक सुरक्षित करियर दे रहे हैं, एक पहचान दे रहे हैं, और इसका प्रभाव सिर्फ उस एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रहता, पूरे समाज पर पड़ता है। जी। जब राजस्थान के किसी छोटे गांव का लड़का रेलवे में नौकरी पाता है और राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है तो वो पूरे गांव के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाता है कि खेल से भी आजीविका चल सकती है। एकदम सटीक बात कही आपने। ये खेल के पारिस्थितिकी तंत्र का एक तरह का विकेंद्रीकरण था। डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, जिसने उन क्षेत्रों में भी हॉकी को लोकप्रिय बनाया जहां पहले इसका कोई नामो निशान नहीं था। यह प्रभाव पीढ़ियों तक गूंजता है। और अगर हम उनके जीवन के अगले पड़ाव की ओर बढ़ें तो उनकी कहानी खेल प्रशासन की दुनिया में प्रवेश करती है। एडमिनिस्ट्रेशन? जी। स्रोतों से पता चलता है कि रेलवे से आगे बढ़ने के बाद सेवानिवृत्ति के दौरान भी वे मुंबई हॉकी एसोसिएशन के मानद सचिव बने रहे। हाँ, ऑनररी सेक्रेटरी। अब मुझे यहाँ थोड़ी उलझन होती है। जरा उस व्यक्ति के मनोविज्ञान के बारे में सोचिए जिसने मेक्सिको सिटी के खचाखच भरे स्टेडियम में उस भयंकर एड्रेनलिन को महसूस किया हो। वो रोमांच। वह व्यक्ति बाद में एक वातानुकूलित एसोसिएशन के दफ्तर में बैठकर कागजी काम, फाइलों और खेल प्रशासन के इस उबाऊ लगने वाले काम में इतना सक्रिय कैसे रह सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मुझे लगता है कि हमें खेल प्रशासन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। कैसे? हम अक्सर कागजी काम को उबाऊ मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन खेल का भविष्य वास्तव में उन्हीं बोर्डरूम और दफ्तरों में तय होता है। वो तो है। ये समझना बेहद जरूरी है कि खेल प्रशासन में पूर्व खिलाड़ियों की उपस्थिति क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है। क्या ये इसलिए है कि वो एक स्टार पावर लाते हैं?
स्टार पावर एक बहुत छोटी सी बात है। अच्छा। असली मूल्य उनके अनुभव और उस अदृश्य घर्षण को समझने में है जो एक एथलीट महसूस करता है। फ्रिक्शन। हाँ, एक गैर खिलाड़ी प्रशासक, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट अधिकारी है, वो शायद बजट, मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप को बहुत अच्छी तरह से संभालेगा, बिल्कुल। लेकिन खेल की जमीनी वास्तविकताओं को सिर्फ एक पूर्व एथलीट ही समझ सकता है। ये मुझे उस एनालॉजी की याद दिलाता है जहां एक पूर्व रेस कार ड्राइवर रिटायर होने के बाद रेसिंग ट्रैक डिजाइन करने लगता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। उसे पता होता है कि किस मोड़ पर कार का संतुलन बिगड़ सकता है या ट्रैक के किस हिस्से पर रबर की पकड़ सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या खेल प्रशासन में भी यही बात लागू होती है? ये तुलना 100% सटीक है। गुरबख्श सिंह ग्रेवाल जानते थे कि एक युवा एथलीट को किन वास्तविक चीजों की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीजें। बिल्कुल। उन्हें पता था कि खराब क्वालिटी की टफ या सही स्पाइक्स वाले जूतों की कमी का खिलाड़ियों के घुटनों और उनके प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। उन्हें पता था कि मैचों के बीच रिकवरी का समय कितना महत्वपूर्ण है और एक खिलाड़ी की मानसिक स्थिति कैसे काम करती है, जो एक बाबू शायद कभी ना समझे। एकदम सही। एक प्रशासक के रूप में वे उन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण प्रशासनिक बाधाओं को दूर कर सकते थे जिन्हें एक आम क्लर्क शायद कभी समझ ही ना पाए। मतलब वे उस व्यवस्था को अंदर से सुधार रहे थे। हाँ। जिसे उन्होंने खुद एक खिलाड़ी के रूप में झेला था। बिल्कुल। गुरबख्श सिंह ग्रेवाल का जीवन खेल की दुनिया में एक पूर्ण चक्र प्रस्तुत करता है। एक फुल सर्कल। हाँ, पहले एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने व्यवस्था की कमियों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना किया। फिर एक दूरदर्शी टैलेंट स्काउट के रूप में उन्होंने बाहर से नई कच्ची प्रतिभाओं को उस व्यवस्था के भीतर लाने का काम किया। और अंततः मुंबई हॉकी एसोसिएशन में एक प्रशासक के रूप में उन्होंने उस पूरी मशीनरी को बेहतर बनाने और सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी उठाई। ये काम तो ग्लैमरस नहीं था, बिल्कुल भी, एकदम नहीं। मैच आयोजित करना, स्थानीय गुटबाजी से निपटना, फंड्स जुटाना, बहुत मुश्किल है सब। लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि खेल का बुनियादी ढांचा मजबूत रहे। ये समर्पण सच में बेमिसाल है। जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं तो 84 वर्षीय गुरबख्श सिंह ग्रेवाल जी का जीवन महज एक विकिपीडिया पेज या स्कोर कार्ड की तरह नहीं दिखता। बिल्कुल नहीं। अप्रैल 2026 को उनके निधन के साथ हमने केवल एक पूर्व ओलंपियन को नहीं खोया है, बल्कि हमने भारतीय खेलों के एक पूरे युग को अलविदा कहा है। एक ऐसा युग जिसने उस मजबूत नींव का निर्माण किया जिस पर आज की आधुनिक भारतीय हॉकी खड़ी है। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एक ऐसे व्यक्ति के 84 वर्षों के सफर का विश्लेषण किया जो 1968 का ओलंपिक कांस्य पदक विजेता था। हमने समझा कि कैसे वो उस विशिष्ट एलीट सिबलिंग ग्रुप का हिस्सा बना जिसने अपने भाई के साथ मैदान पर साझा मसल मेमोरी का प्रदर्शन किया। सही। हमने देखा कि कैसे वो पश्चिमी रेलवे का एक दूरदर्शी टैलेंट स्काउट बना जिसने राजस्थान जैसे गैर पारंपरिक राज्यों से छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजकर संस्थागत समर्थन के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा में लाया। बहुत बड़ा काम था वो। और अंत में हमने मुंबई हॉकी एसोसिएशन के एक समर्पित प्रशासक के रूप में उनके आजीवन योगदान को समझा। इस पूरे सफर में हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि किसी खेल व्यक्तित्व का सच्चा प्रभाव केवल इस बात से नहीं मापा जाता कि उसने मैदान पर कितने पदक जीते, हाँ। बल्कि इस बात से मापा जाता है कि उसने मैदान के बाहर अपने बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह का ढांचा तैयार किया। बहुत सही कहा आपने। उनका जाना वाकई एक संस्थागत युग का अंत है। और इसी के साथ हमारा आज का ये गहन विश्लेषण अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। लेकिन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज की हमारी इस विश्लेषणात्मक चर्चा के आधार पर श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल उभर कर आता है। वो क्या है? हमने आज विस्तार से चर्चा की कि कैसे गुरबख्श सिंह ग्रेवाल ने पश्चिमी रेलवे जैसी सरकारी संस्थाओं का उपयोग करके प्रतिभाओं को खोजा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। हाँ, रेलवे और पुलिस जैसी संस्थाएं। आज के दौर में जब खेलों का स्वरूप पूरी तरह से फ्रेंचाइजी मॉडल, प्राइवेट लीग्स और कॉर्पोरेट प्रायोजन पर निर्भर हो गया है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आज के इस हाईटेक और मुनाफे पर आधारित खेल ढांचे में हम उस जमीनी स्तर की टैलेंट स्काउटिंग को पूरी तरह से खो रहे हैं जो रेलवे जैसी संस्थाओं ने दशकों तक दी थी? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। आज सब कुछ टेलीविजन अधिकारों और चमक धमक से संचालित होता है, लेकिन क्या इस नए कॉर्पोरेट ढांचे में दूर दराज के किसी अनजान गांव में धूल भरे मैदान पर खेल रहे उस गुमनाम खिलाड़ी को खोजने और उसे सीधे रोजगार देने वाला कोई सिस्टम बचा है? और इसके साथ ही वो दूसरा पहलू भी जुड़ता है। कौन सा? खेल परिवारों की वो पुरानी विरासत
वो दौर जहां भाई बहन एक ही आंगन में साथ खेलते हुए सीधे एक ही ओलंपिक टीम का हिस्सा बन जाते थे। सटीक। जब खेल का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है और पुराने संस्थागत ढांचे टूट रहे हैं, तो सवाल यह है कि खेल की वो पारिवारिक विरासत भविष्य के इस नए अति प्रतिस्पर्धी माहौल में कैसे जीवित रहेगी। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक गूंजता रहेगा। क्या हम पदकों और ब्रांड एंडोर्समेंट की अंधी दौड़ में खेल के उस मानवीय और संस्थागत स्पर्श को पीछे छोड़ रहे हैं जिसने शुरुआत में हमारी खेल संस्कृति को गढ़ा था? शायद हाँ। गुरबख्श सिंह गरेवाल जी की कहानी हमें बार बार ये याद दिलाती है कि खेल का असली निर्माण सिर्फ स्टेडियम की चमकती रोशनी में नहीं, बल्कि उन गुमनाम फाइलों, रेलवे के धूल भरे क्वार्टरों और प्रशासकों के वातानुकूलित कमरों में लिए गए फैसलों में होता है। एकदम सही। इस महत्वपूर्ण विषय की परतों को खोलने और इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं के लिए यह सोचने का विषय है कि भविष्य के खेलों में वो पुराना संस्थागत और पारिवारिक जादू कैसे बरकरार रखा जाए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।